नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े संगठन, मसाले का सबसे बड़ा संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड स्टेक होल्डर्स ने कमोडिटी रिपोर्टिंग के लिए स्वदेश को बड़ा सम्मान दिया है। यह सम्मान लीडिंग कमोडिटी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। देश भर के मसाला कारोबारियों के अलावा इस सेमिनार में तुर्की और चीन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। कुछ फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे तो कुछ वहाँ पर ऑनलाइन जूम कॉल के जरिए वहाँ पर शामिल हुए थे। मसाला इंडस्ट्री के दिग्गजों की मौजूदगी में ये सम्मान ईटी नाउ स्वदेश को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शो की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले बात आज मसाले की ही करेंगे, क्योंकि फिश की रिपोर्ट के साथ खुद फिश के चेयरमैन हमारे साथ अश्विन नायक हैं। शुक्रिया अश्विन सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले जीरे से शुरुआत करते हैं। अश्विन सर, क्या हो रहा है जीरे में, किस तरह की ग्राउंड की रिपोर्ट है, और आप लोगों की जो सेमिनार थी, जो स्टूडेंट्स ने जो रिपोर्ट ग्राउंड में जाकर जो तैयार की है, वो क्या कह रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं जीरे को लेकर? नमस्कार विश्वमोहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और सर। ईटी नाउ जो हमारे संगठन के साथ जुड़ा रहता है, उसके लिए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हम सर। लोग जैसा आप जानते हैं, 2 दिन का सेमिनार हमारा संपन्न हुआ। करीबन 450 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स और डोमेस्टिक ट्रेडर्स और इंक्लूडिंग फार्मर्स, ये सभी लोग इधर उपस्थित थे। सरदार पटेल दांतीवाड़ा कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है, हाँ उन्होंने हाँ। करीबन 1.5 महीने तक फील्ड में काम किया। और उन्होंने जो एक सर्वे तैयार किया, उससे हम लोगों ने 4 प्रोडक्ट के सर्वे बाहर कल घोषित किए हैं। इसमें से आप जीरे की बात कर रहे हैं, तो जीरे में गत वर्ष जो हमारा अनुमान था, वो करीबन 60 लाख बैग का था। 60 लाख बैग, जो एक बैग 55 किलो की करीबन गिनी जाती है। बिल्कुल। और ये साल जो सोइंग में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि गत साल आप सब लोग जानते हैं, जैसे रिकॉर्ड प्राइस थे, तो सोइंग बढ़नी ही थी। राजस्थान और गुजरात और जितने भी सोइंग एरिया है, वहां की बढ़ोतरी के बाद 60 लाख वाला बैग अभी ये साल 1 करोड़ बैग्स आने की संभावना हम लोगों ने अभी व्यक्त की है। ओके, तो अगर परसेंटेज टर्म में आप देखें तो करीब करीब 70% ज्यादा जीरे का उत्पादन, क्या लग रहा है सर, कहां पर एरिया सबसे ज्यादा है जिस वजह से उत्पादन इतना ज्यादा रहने का अनुमान है? अभी जो 2 मेन एरिया है, गुजरात और राजस्थान, उसमें मेरे ख्याल से ये साल थोड़ा गुजरात में ज्यादा सोइंग हुई है। राजस्थान में भी सोइंग बढ़ी है, लेकिन जितनी गुजरात में बढ़ी है उतनी मात्रा में राजस्थान में नहीं बढ़ी है। गुजरात में लास्ट ईयर क्रॉप काफी कम थी, और ये साल करीबन दुगने से भी ज्यादा सोइंग गुजरात में बढ़ी है। चलिए, तो धनिया के बाद अब जीरे के बाद अब धनिया की बात कर लेते हैं। सर, धनिया उत्पादन को लेकर क्या रिपोर्ट है? क्या किस तरह के सोइंग के नंबर है, और उत्पादन को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कितना उत्पादन कम रह सकता है पिछले साल के मुकाबले? धनिया लास्ट ईयर हम लोगों ने करीबन 1 करोड़ 65 लाख बैग्स का अंदाजा व्यक्त किया था। अभी ये साल के जो हमारे फिगर है, उसके हिसाब से 1 करोड़ 15 लाख बैग्स, यानी कि करीबन 47 से 50% कम ये साल धनिया का उत्पादन रह सकता है। और ये जो भी हमारे सर्वे हैं, वो हम लोगों ने 24 या 25 फरवरी तक किए। तो उसके बाद मौसम में कोई भी चेंज आता है, तो उसके हिसाब से इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और सर, बाकी डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति बन रही है, उस पर क्या कहेंगे? आप एक एक्सपोर्टर भी हैं, वहां पर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है डिमांड सप्लाई को लेकर? सर, वैसे नॉर्मली जीरे में जो नॉर्मली एक डिमांड रहती है, वो हमारे हिसाब से 80 से 85 लाख बैग्स की हमेशा रहती है। 40-45 लाख बैग्स डोमेस्टिक में चाहिए, 40-45 लाख बैग्स एक्सपोर्ट में चाहिए। और जब रेट कम होते हैं, तो ये डिमांड दोनों साइड में थोड़ी बढ़ती भी है, तो करीबन 85-90 लाख बैग्स भी जाती है। धनिये में कैरी ओवर है पिछले 2 सालों से। जीरे में इस साल कैरी ओवर न के बराबर है। धनिये में कैरी ओवर और नई सप्लाई मिला के शायद मेरे ख्याल से डिमांड और सप्लाई में अभी भी सप्लाई ही थोड़ी भारी रहेगी। लेकिन फिर भी धनिया ये साल जो क्रॉप कम है, उसके हिसाब से सप्लाई के हिसाब से मेरे ख्याल से बाजार में फार्मर किस तरह से माल लाता है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। शुक्रिया अश्विन सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि क्या किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, क्यों उत्पादन कम रह सकते हैं, और कहाँ कहाँ एरिया कम हुआ है और कहाँ
किस मसाले में एरिया ज़्यादा रहा है। चलिए अब आगे हमारे एनालिस्ट से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि प्राइस को लेकर क्या अब यहाँ से रहना चाहिए। सबसे पहले अनुज जी, आप भी इस सेमिनार में थे, आपको क्या लग रहा है जीरे को लेकर और धनिया को लेकर, इन दोनों काउंटर में क्या तेजी आगे कहां पर ज्यादा आपको दिख रही है? उत्पादन के नंबर, उत्पादन अनुमान के जो नंबर थे आपने वो देखा, उसके आधार पर बताइए आगे भाव को लेकर क्या अनुमान है आपका? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए उत्पादन जो हम देख रहे हैं फील्ड में काफी अच्छी क्रॉप हम जीरे की देख रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले अच्छी क्रॉप भी देखी गई और एकरेज भी यहाँ पर बढ़ी है। और हम देख भी रहे हैं उसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो करीबन ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि जो जीरे की रेंज अगर हम देखें, जैसे कि हमने इवेंट में भी डिस्कस किया था कि 20,000 से लेकर 30,000 के बीच की जो रेंज है वो जीरा में रह सकती है, क्योंकि क्रॉप साइज इस बार अच्छा है और वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखेंगे तो क्रॉप साइज अच्छा है। मगर कहीं ना कहीं जो एक सप्लाई चेन है वो यहाँ पर खाली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 20,000 से लेकर 30,000 के बीच की जो रेंज है वो जीरा में रह सकती है। आप बताइए दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है धनिया और जीरे को लेकर, आपका अनुमान क्या कह रहा है? प्राइस को लेकर आप क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको शो के बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको अवार्ड जीतने के लिए भी आपका खूब खूब अभिनंदन। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये आपका इकलौता नहीं होगा, इसके आगे आपको और भी बहुत सारे अवार्ड मिलने वाले हैं। तो मेरी आशा और उम्मीद है कि इस अवार्ड की सिलसिला जो शुरू हुआ है वो जारी रहे। और इसी शुभ नोट पे ये हफ्ते की शुरुआत करते हुए हम देख रहे हैं कि आप देखेंगे मसालों में टर्मरिक लीडर ऑफ द पैक रहा है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो लीडर आउट परफॉर्म करेगा और कहीं ना कहीं 17,000 के लेवल्स जो हमें लग रहे थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अगर हम सीजन की बात करें तो 17,000 के ऊपर अगर एकदम ही एक्सट्रीमिस्ट ऑप्टिमिज्म दिखाए तो मार्केट में 22,000 की बातें चल रही है। लेकिन लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आप ये सोच सकते हैं कि 17 के ऊपर अभी हम 18,000 का टारगेट रखते हैं, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होगा। धनिया भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि थोड़ा और समय दीजिए। धनिया में तेजी आने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। शायद एक करेक्शन आ सकता है 3-4% का, और उसके बाद आपको तेजी देखने मिले। जीरा कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19 से 20,000 के आसपास के लेवल्स पे एक बॉटम फॉर्मेशन या बेस बिल्डिंग हो सकता है। तो एग्जैक्ट बॉटम तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन 24,000 से मिनी कॉन्ट्रैक्ट की खरीदारी आप शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप 18-19,000 के आसपास एक एवरेज प्लॉट भी कर सकते हैं। और हल्दी को लेकर क्या अनुमान है आपका? हल्दी में कितनी तेजी आपको दिख रही है दीपेन जी यहाँ से? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि हल्दी की बात करेंगे तो हम 17,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट टारगेट अभी वन स्टेप एट अ टाइम 18,000 का है, लेकिन अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म की बात करें तो हम इस सीजन में 22,000 के आसपास के टारगेट्स भी रख सकते हैं। आपका अनुमान क्या है हल्दी को लेकर अनुज जी? देखिए हल्दी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल करीबन 70% इंक्रीज हुई थी। और अगर आप इस साल देखेंगे तो जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 20% भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कम सप्लाई और निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि ये साल में हल्दी एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है। और अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो हमें लगता है कि प्राइस मैक्सिमम 14,000 नीचे में रह सकते हैं और ऊपर में हमें लगता है कि इनिशियली 22,000 तक के लेवल आपको देखे आ सकते हैं। मीन्स अगर हम रेंज की बात करें तो 14 से लेकर 22,000 के बीच के आसपास की मोमेंटम टर्मरिक में रह सकती है। तो ये रेंज हमें लगता है कि हल्दी में रहते हैं। फिजिकल मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये जो रेंज है ये मार्केट में देखने को मिल सकती है। ओके, अब ग्वारसी और ग्वारगम, दीपेन जी क्या करना चाहिए यहाँ पर? इसकी तेजी तो बिल्कुल थम सी गई है, एकदम सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, क्या करें इन दोनों काउंटर में? थोड़ा इंतजार करें जी। अगर अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि 5,100 से 5,000 के आसपास गुआर सीड मिलता है तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। गुआर का हमारा मानना है कि 9,200 से 9,400 ये अच्छे लेवल्स होंगे बार्गेन बाइंग के। अभी मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव है, तो अभी इंतजार करें, या तो ब्रेकआउट आने दे, या तो फिर अगर प्राइस गिरावट हो रही है वहां पे खरीदारी करनी है तो गुआर सीड 5,000 के पास और गुआर गम आपको 9,200 के आसपास मिलने चाहिए। वहां पे ही आपका रिस्क लेना बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोने और चांदी की, जहां पर अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ी सुस्ती दिख रही है। 63,500 के आसपास अभी भी लेकिन सोना बना हुआ है और 72,000 के ऊपर चांदी है। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को आज? नमस्कार विश्वमोहन जी। विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले वीक में जैसे मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि एकदम डेटा सेंसिटिव हो गया है मार्केट।
और पिछले वीक में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो यूएस से आया वो थोड़ा सा खराब आया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी खराब था। तो पिछले वीक का जो डेटा पॉइंटर्स था दैट वाज इंडिकेटिंग कि रेट कट की जरूरत है, और उस वजह से प्रोबेबिलिटी भी रेट कट की जून के लिए बढ़ चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गोल्ड काफी टाइम से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और लास्ट वीक में इसमें एक इनवर्स एचएनएस ब्रेक आया, और टारगेट भी आई वुड से कि फ्राइडे को ही एक दिन में ही काफी हमने एक उछाल देखा है। फिर से ये जो गोल्ड का जो ऑल टाइम रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि हाई जो है वो अराउंड 2150 का मारा था गोल्ड ने, लेकिन एक स्पाइक था। तो मेरे हिसाब से 2090 से लेके 2100 का जो रेजिस्टेंस है वो काफी क्रूशल है। उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है गोल्ड तो फिर इंटरनेशनली एक ब्रेकआउट हम देख सकते हैं, और गोल्ड फिर से एक बार ऊपर में जा सकता है, क्योंकि फेड रेट कट तो होना यही है, गारंटेड है, लेकिन द टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा आई थिंक इज अनसर्टेन। तो मेरे हिसाब से गोल्ड इज स्टार्टिंग टू मूव अप। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी गोल्ड पॉजिटिव ही लगता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि 63,250 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन है। 63,070 का स्टॉप मेंटेन कर सकता है, एंड ऊपर में 63,600 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। सिल्वर में भी जैसे मैंने पिछले वीक में कहा था, जब तक कि ये $22 के नीचे नहीं आता इंटरनेशनली, इसमें डाउनसाइड नहीं है। हालांकि जो मोमेंटम था एज कम्पेयर टू गोल्ड उतना ज्यादा नहीं था। बहुत लेट हमने इसमें एक जंप देखा, बट सिल्वर भी पिकअप कर रहा है, और अगर बेस मेटल्स में सपोर्ट आ जाता है तो आई थिंक इवन सिल्वर माइट आउट परफॉर्म। तो पॉसिबिलिटी है कि 72,500 से 73,000 तक आए, वो एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर सिल्वर में हम एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। इंटरनेशनली 23.60 का एक रेजिस्टेंस है, उसको वॉच कीजिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर वी आर सेट फॉर 2450 एंड $25 गोइंग अहेड। तो मेरे हिसाब से सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। और इस वीक में फेड चेयर पावेल की टेस्टिमनी है, तो दैट विल बी लुक्ड एट। उसके अलावा और भी डेटास है, और उसे देख के ही मार्केट एक मूव करेगा, बट प्राइस एक्शन क्लियरली इज इंडिकेटिंग गोल्ड में एक बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकता है। ओके, अनुज जी आप बताइए आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में अब? देखिए, काफी कंसोलिडेशन के बाद फाइनली इसने 2050 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी अब 104 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट गोल्ड को आता हुआ दिखाई दिया है। इस हफ्ते जो डेटा है इसमें यूएस नॉन फॉर्म पेरोल, आवरली वेजेस का डेटा, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और जो पोवेल्स की टेस्टिमनी है वो ही काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि एक हॉकिश नोट पर आ सकती है। तो हमें लगता है कि उससे काफी हद तक एक नया जो रेंज है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिलहाल अभी एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि बाई साइड में ट्रेड लेना चाहिए। कोई अगर डिप मिलता है 63,100 63,200 के आसपास तक तो खरीदारी करना चाहिए। 62,400 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में करीबन 63,900 तक आ सकता है। तो एक वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज करनी चाहिए। आप दीपेन जी आप क्या सलाह देंगे, गोल्ड या सिल्वर, क्या पसंद है आपको यहाँ पर? देखिए, पसंद की बात करेंगे तो प्रेशियस मेटल्स में दोनों ही पसंद रहते हैं, लेकिन मोमेंटम चेज करने के लिए सिल्वर की तरफ ध्यान दे थोड़ा। हमने देखा है कि 68,000 के आसपास के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिल्वर की तरफ काफी अच्छा हो जाता है। आप सिल्वर में 68,000 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस पे खरीदारी करें। ऊपर में आपको 73,500 एक बार लेवल्स है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट मिलता है तो हम ऑल टाइम हाई अपनी 75,000 और उसके बाद 78,000 के आसपास की जर्नी शुरू कर सकते हैं। काफी अच्छा कंसोलिडेशन भी हो चुका है, तो 68,000 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस पे आप सिल्वर में खरीदारी कर सकते हैं। कच्चे तेल को लेकर खबर ये है कि ओपेक प्लस अब दूसरी तिमाही में भी एक्सटेंड करेगा अपने उत्पादन कटौती को लेकर, और साथ ही रूस और सऊदी अरब की तरफ से जो वॉलंटरली जो कटौती हो रही थी वो भी उसे जारी रखेंगे। हालांकि धीरे धीरे रूस की योजना है जो कटौती जो कर रहे हैं, अतिरिक्त कटौती, उसे धीरे धीरे कम करेंगे आगे चलकर। रविंद्र जी आप बताइए कच्चे तेल में क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है, ट्रेडर्स के लिए क्या मौके हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से क्रूड भी एक ब्रेकआउट की तरफ मूव कर रहा है। $80 का इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है। फंडामेंटल जो है वो जैसे मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि थोड़े से मिक्स्ड है, लेकिन ओपेक का मीटिंग पे सबकी नजर रहेगी, और जैसे आपने बताया राइटली कि शायद जून तक एक्सटेंड होने का चांस है उनका जो प्रोडक्शन कट का स्टांस है। तो उस वजह से ही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा है। तो मेरे हिसाब से
अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है $80 के ऊपर WTI क्रूड अगर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से $84 तक के लेवल्स क्रूड में दिख सकते हैं। अगर MCX की बात करें तो MCX में अगर ये 6,650 60 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि 7,000 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्रूड बुलिश है, बट वेट फॉर $80 ब्रेक। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है फॉर $4 to $5 अपसाइड। ओके, आप बताइए दीपेन जी, आपको मौके दिख रहे हैं यहाँ पर कमाई के, और ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड के लिए? जी, थोड़ा इंतजार करने की सलाह होगी, बिकॉज हमने देखा है कि 6,650 के आसपास प्राइसेस जाते हैं, वहां से फिर से हमें रेजिस्टेंस देखने मिलता है MCX में, और प्राइसेस फिर से 6,500 6,400 के आसपास आ जाते हैं। तो थोड़ा इंतजार करें, 6,650 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, उसी के बाद आप तेजी करने की कोशिश करें क्रूड ऑयल में। ऑप्शंस में भी यही सलाह होगी कि एक बार ब्रेकआउट का इंतजार करें, अच्छी सी क्लोजिंग मिल जाती है, उसके बाद आप को एक मोमेंटम भी आपके साइड मिलेगा, तो उसी के बाद आप ट्रेड करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन भी कर पाएंगे तो भी ऑप्शन का प्रीमियम आपका डीके हो जाएगा। तो बेटर यही है कि ब्रेकआउट के बाद ही आप कोशिश करें खरीदारी करने। आपके पास करंट लेवल पे 6620 के आसपास का भाव है। अनुजी, मौका है, दिख रहा है आपको क्रूड में कुछ? देखिए, डेफिनेटली क्रूड के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा है, और जो फंडामेंटल अपडेट्स हो रहे हैं वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो करीबन 6570 मीन्स 20 से 30 रुपए अगर भाव गिरते हैं नीचे, तो वहां खरीदारी करना चाहिए। 6525 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6,650 6,700 तक देखा जा सकता है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में हमें लगता है कि 6,800 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 82 के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 120 130 तक के लेवल आ सकते हैं और 50 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन वाइज और फ्यूचर वाइज हमें लगता है कि बाई साइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है। बाई साइड में ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ये जो फ्यूचर्स के जो लेवल्स है, टारगेट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 6,650 और 6,680 का टारगेट अनुज जी की तरफ से। अब मेटल्स में क्या करना चाहिए रविंद्र जी? कि आज सारे मेटल्स में हल्की नरमी दिख रही है, सपाट कह सकते हैं, केवल जिंक है जो आधे % के आसपास कमजोर है। क्या करना चाहिए इस दिन के लिए? मेरे हिसाब से कॉपर और जिंक दोनों में ही थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा मूव चल रहा है। कॉपर में अगर देखें तो कॉपर में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है आज के सेशन में। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में फिर से ये अराउंड 729 730 तक जाए, लेकिन प्रोवाइडेड 725 का जो लेवल है वो होल्ड करेगा। जिंक में थोड़ा सा नेगेटिव मूव है, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करीब 213 का। जब तक वो होल्ड है तब तक मुझे लगता है कि एक दायरे का ट्रेड रहेगा 214.20 से लेके 213.30 का। अगर ये 214.20 के ऊपर निकल जाता है तो इसमें भी एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और 213.20 के नीचे इसमें बैरिशनेस शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक दायरे का मूव रहेगा जिंक में। हालांकि कॉपर में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है जब तक कि 725 होल्ड है ऑन द डाउन साइड। आप बताइए दीपेन जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? देखिए, एल्यूमिनियम सबसे अच्छा पसंद है। हम काफी समय से कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम अपने कंसोलिडेशन के रेंज में है, और 194 195 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट और बेस बिल्डिंग हो चुका है। तो अगर आपको फिर से 200 रुपया या 199 के लेवल्स मिलते हैं, तो एल्यूमिनियम में आप खरीदारी करके चले, मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीदारी करें, ताकि आपका स्टॉप लॉस भी अगर डीप रखते हैं तो भी मनी वाइज काफी आप प्लान आउट कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 206 207 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते भी 197 198 के आसपास यही रिकमेंडेशन थी, और हमने देखा है कि एल्यूमिनियम में 202 रुपए के टारगेट्स आ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा 206 207 का है। तो जो भी डिप्स मिलती है 194 के स्टॉप लॉस से एल्यूमिनियम में खरीदारी। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है? और कॉपर पर भी अपनी राय जरूर रखिएगा। देखिए, कॉपर ही हमारा टॉपिक में है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो कॉपर 724 के आसपास मिले तो खरीदारी करना चाहिए। 720 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 729 तक देखा जा सकता है। और अगर हम जिंक की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम हमने बिल्डअप होते हुए देखा है, तो जिंक में करीबन 212 के आसपास अगर डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 209 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 217.80 तक आ सकता है। ये वीकली पर्सपेक्टिव से कॉल रहेगा, और इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो बेस मेटल के अंदर भी हम एक स्लो एंड स्टडी एक रिकवरी का मोड आते हुए देख रहे हैं। हालांकि काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट लोअर रेंज के लोअर लेवल से रिकवर होना स्टार्ट हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। हमें लगता है कि बाई साइड में ट्रेड आपको बेस मेटल्स में भी देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी और दीपेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।